जो कक्षा 9वीं के स्पर्श भाग 1 के प्रथम चैप्टर का मैं सरल से आपको इसकी अर्थ बताऊंगी इस पाठ की। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है धूल। वो धूल अर्थात क्या है कि जो ज़मीन से जो निकलती, मिट्टी से जो निकलती है जो धूल, वो हवा में उड़कर धूल बन जाती है ना। पर वो तो मिट्टी से ही निकलती है, वो उसी की आभा है, उसी की परछाई है। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है रामविलास शर्मा जी ने, उन्होंने इस पाठ में धूल की महत्व को, धूल का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, उसे उन्होंने बताया है। तो यहाँ जो लेखक बोलते हैं कि जो हीरे का प्रेमी होता है, जो हीरे का प्रेमी होता है उसे तो हीरा साफ सुथरा चमका हुआ, खरादा हुआ रूप में देखना उसे अच्छा लगता है। और वो वही चीज़ देखना पसंद करता है। और अगर हम एक शिशु को देखें, एक छोटे बच्चे को देखें, तो वो धूल में खेलता हुआ, उसके शरीर में धूल लगे हुए, सने हुए धूल, तो वो उसकी जो सुंदरता है उसको और वास्तविकता में बदल देती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो धूल से ही जुड़ा हुआ एक बच्चा है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो जो माँ की गोदी से उतरता है, मतलब कि जब जन्म लेने के बाद माँ की गोदी में होता है, लेकिन माँ की गोदी में से उतर के तो वो धूल में चलता है, मतलब अपने आंटों से इससे चलता है, तो उसमें शरीर में धूल तो लगी जाती है। वास्तविक उसकी सुंदरता तो वही है, क्योंकि धूल से एक बच्चा को जुड़ाव होना चाहिए, धूल से उसका ये जुड़ाव है। यहाँ लेखक ये बोलते हैं कि वो जो धूल से, अगर उसके मुंह में धूल लगे, एक छोटा बच्चा ऐसे करके धूल लग जाता है, तो उसकी जो वास्तविक सुंदरता है वो और अधिक निखर जाती है। ऐसे तो हम लोग कितने जो कृत्रिम प्रसाधन होते हैं, जो आर्टिफिशियल हम लोग जो क्रीम पाउडर ये सब लगाते हैं, बच्चों को नहा धुला के साफ करके लगाते हैं, उसकी सुंदरता दिखाते हैं, है ना, बच्चा को एक करते हैं। लेकिन वास्तविक सुंदरता यहाँ लेखक कहते हैं कि जो धूल से सना हुआ एक बच्चा होता है या धूल उसके शरीर में लगती, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और निखार देती है ना। बच्चा का वास्तविक तो मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। हम तो मिट्टी से बने और हम मिट्टी में ही मिल जाए, तो इससे हमारा जुड़ाव होना चाहिए। गोधूली की तुलना सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। जो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि जो गोधूली अर्थात जो शाम इवनिंग टाइम को गोधूली कहा गया है। और गोधूली में अगर आप धूल को देखेंगे, गोधूली के समय में क्या होता है कि जो गांव में हम देखेंगे कि धूल, उसका जो सुंदरता, वास्तविक सुंदरता हमें देखने को मिलता है। जब शाम के समय में जितने गाय भैंस बकरी जो चरने के लिए जाते हैं, जब वो रिटर्न वापस आते हैं, उनके पैरों से जो छाप उठती है, जो धूल उठती है, फिर सूरज की रोशनी डूब रही होती, उसकी जो मध्यम स्वर्ण जैसी उसकी जो किरणें होती है और उसमें धूल जो उड़ती है, तो वो उसकी एक अलग ही सुंदरता होती है। लेकिन हमारी जो सभ्यता, हम लोग की जो मॉडर्न कल्चर, आजकल का जो हम लोग के जनरेशन के लोग हैं, वो लोग धूल से बचना चाहते हैं, धूल के टच से भी बचना चाहते हैं। जैसे आप हैं, बहुत लोग हैं, हम लोग भी बोलेंगे कि धूल कि बच्चे अगर धूल में जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे, अरे धूल में मत खेलो, ऐसे बोलते हैं। तो हमारी सभ्यता जो है हमारे बच्चों को बोलती कि धूल में मत खेलो। वो शिशु भोलानाथ से कहती धूल में मत खेलो, नहीं तो तुम गंदे हो जाएंगे। मतलब छोटे बच्चे को धूल में खेलने से माँ बाप आजकल के मना करते हैं, पर ऐसे पहले नहीं था। पहले तो बच्चे धूल में खेलते थे। वास्तविक एक बच्चे का सुंदरता तो उस धूल में खेलकर ही निकलता, और उससे एक शक्ति भी मिलती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो धन्य धन्य है वे नर मैले जो करतगात कन्या लगाए दूरी ऐसे लड़ी कर, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व
कम करने में कुछ उठा ना रखा था। तो यहाँ में लेखक कहते हैं कि जो बच्चे गांव में रहते हैं या गांव में जो धूल में खेलते हैं, धूल में ही बड़े हुए हैं, मिट्टी में खेलते हैं, वो लोग मतलब कि धन्य है, क्योंकि वो उससे टच रहते हैं, है ना। हम लोग जो शहर के लोग हैं वो अपने बच्चों को मिट्टी में धूल में खेलने नहीं देते, सोचते बीमार हो जाएंगे या गंदे हो जाएंगे। पर गांव में ऐसा नहीं होता। आमतौर में बच्चे तो मिट्टी से ही वो जुड़े रहते हैं, चाहे किसान का बेटा हो चाहे को, तो वो तो खेतों में ही उसका जुड़ाव रहता है, मिट्टी में ही उसका सब कुछ रहता है, तो वो मिट्टी में ही खेलता है, मिट्टी में सब कुछ। तो मिट्टी से वो अम्मा जो धरती है उसे सब कुछ देती है, अन्न देती है, सब कुछ देती है। तो जो लोग उससे जुड़े रहते तो उसे उन्होंने धन्य कहा है। लेकिन हम लोग ही लोग हैं जो इसको मैला मैला कहकर इसको वंचित कर इसको मैला कहकर हम लोग ये कहते हैं। लेकिन वास्तविक में तो वो धन्य है जो इन धूल मिट्टी में खेलते हैं, और उससे एक अलग सी शक्ति भी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये जो गांव में है ऐसे बच्चे लोग, वो लोग लड़के लोग, वो लोग धूल को घृणा नहीं करते। धूल को वो धूल में वो खेलते हैं, बड़े होते हैं, और धूल को ही वो अपना मानते हैं सब कुछ। वो मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। धूल क्या है? धूल मिट्टी से ही निकली हुई, तो उसे घृणा नहीं करना चाहिए। यहाँ लेखक ने यही कहा। तो यहाँ लेखक ये भी कहते हैं जो अखाड़े की मिट्टी होती है, अखाड़ा यानी जो गांव में पहलवान लोग जो कुश्ती करते हैं, ऐसे जैसे रेसलिंग जो बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे आजकल जो मॉडर्न रेसलिंग होता है रिंग में होता है, लेकिन गांव में जो कुश्ती होता है वो मिट्टी में होता है। पूरा ऐसे मिट्टी जैसे ऐसे ग्राउंड में ऐसे बनाया जाता है, उसका एरिया होता है। और वो जो मिट्टी होती है, अखाड़े की मिट्टी जो होती है, यहाँ लेखक कह रहे कि वो मिट्टी बहुत दुर्लभ होती है। उस मिट्टी में जो खेलते या लगाते वो बहुत ही दुर्लभ है। वो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी जो होती है मट्ठे और तेल से वो सिझाई जाती है। मट्ठे और तेल से इसको मिला दिया जाता है और उसको ऐसे सॉफ्ट बनाया जाता है। और वो मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी जो है ये साधारण मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी को देवता पे भी चढ़ाया जाता है। और जो पहलवान लोग हैं ये मिट्टी को ऐसे लगाते माथे पे, उनको एक अद्भुत शक्ति मिलती है। मिट्टी से तो हम जुड़े हैं, हमारा शरीर जो है मिट्टी से ही बना है, और बाद में हम मिट्टी में मिल जाएंगे। और कहते हैं मिट्टी लगाने से हमारे शरीर में एक अलग से शक्ति मिलती है, हमारी मांसपेशियाँ फूल जाती। तो पहलवान लोग जो है इन मिट्टी को वो लगाते, एक शक्ति लेते, उनकी मांसपेशियाँ मजबूत होती है। और हमारा शरीर ये मिट्टी का और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह ध्यान देने की बात है इसमें सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य है। हम लोग का शरीर तो मिट्टी से बना है, और हम लोग का जो जितना कुछ है, हम लोग जो खाते पीते पहनते लगाते सब मिट्टी से ही तो मिलती। अब लीजिए खाने का अन्न है, चावल है, गेहूँ है, दाल है, तो वो कहाँ उगती है? वो तो मिट्टी में उगती है। वो मिट्टी में उगती है, तो वो उन फसल से फिर हम लोग खाते हैं, उस पर जीवित है। या फिर कह लो हमारे लगाने का प्रसाधन है, जो भी क्रीम पाउडर लिपस्टिक काजल, वो भी तो ये प्रकृति से ही हमें मिलता है। प्रकृति से पेड़ पौधे से ही निकला है। या हम परफ्यूम लगाते हैं, जो सेंट लगाते, वो भी इन पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो ये कहाँ से उगते हैं? ये मिट्टी से तो उगते हैं। तो जितना भी चीज़ हम लोग हम अपने लिए जो व्यवहार में लाते हैं, हम जीने के लिए हमारे लिए जो जरूरी, सब कुछ तो मिट्टी से निकली है। और मिट्टी क्या है? मिट्टी जो है मिट्टी से ही तो ये धूल निकली है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं धूल को लोग घृणा करते, घृणा नहीं करना, वो तो मिट्टी से ही निकली, वो मिट्टी की ही तो आभा है। मिट्टी और धूल में बस इतना ही अंतर है जितना कि उसका
एक देह और प्राण में, चांद और चांदनी में, और शब्द और रस में। शब्द में जैसे रस डाल दिया है ना, रस डाल दिया, जैसे कि शब्द है पर उसको लय में बोल दिया तो वो रस हो गया। तो उसका ये उसी का चीज़ है। और देह, देह माने शरीर, और देह और प्राण। शरीर में प्राण नहीं होगा तो वो देह कोई काम का नहीं, वैसे ही है ना। चांद, चांद और चांदनी, चांद है तभी तो उसकी चांदनी है। तो वैसे ही धूल और मिट्टी एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी से ही तो धूल निकल के उड़ के गई है। तो इसीलिए लेखक कहते हमें धूल से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो कितने सुंदर ढंग से यहाँ लेखक ने हमें बता रहे हैं कि आजकल का जो नौजवान है वो लोग धूल की महत्ता को समझे और मिट्टी की महत्ता को समझे। हमारा शरीर मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हम मिट्टी से जुड़े, मिट्टी के करीब जाए, मिट्टी की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझे, उससे हम घृणा ना करें वरन इसको हम अपनाएं। ग्राम भाषाएं और अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्त का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वो जिसे गोधूली शब्द ने हमने अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे छुपे सूरज की किरणें में जो धूली सोने की मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लेक पर जो गाड़ी के निकल जाने पर जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी या नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तह स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मैले हो जाने वाले गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर धूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनाकर छा जाती, धूल उसका नाम है। तो यहाँ लेखक ने कितने सुंदर ढंग से कहा कि हम लोग आमतौर पे, हम लोग शहरी लोग इस धूल को धूल की संज्ञा देते हैं। इसको हम लोग गर्त भी माने गंदा भी हम लोग बोलते हैं। धूल यानी डस्ट, गंदा छी करके भी। लेकिन जो गांव के लोग ये नहीं बोलते हैं। गांव में तो आप जो धूल जो है गोधूली समय में यानी इवनिंग के टाइम में तो उसको अमर बना दिया है कि जब अमराइयों के पीछे, जहाँ आम के पेड़ के पीछे ऐसे आम पेड़, उसमें सनसेट हो रहा है, उसकी जो किरणें होती ऐसे किरणें जाती है ना। और उस समय जो उसकी जो जब धूल थोड़ी सी उठती है, उसकी सोने वो मिट्टी लगती है, सोने की मिट्टी है वो। और कोई ऐसे गाड़ी निकल जाता है, गाड़ी चल के जाता है तो उसके जो धूल के उसके बादल होते हैं, जैसे लगता है उसमें कोई आकृति बना रही है, ऐसे करके प्रतीत होता है। तो वो सुंदरता हमें शहर में कहाँ मिलती है। शहर में तो हमें मिलती ही नहीं है। शहर में आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। शहर में तो आपको गाड़ी की इवनिंग टाइम में पै पू गाड़ी की आवाज़, लेकिन जो गोधूली है वो गांव में देखने मिलती। इवनिंग का जो सुंदरता है, शाम की जो सुंदरता है वो आपको गांव में मिले। अमराइयों के पीछे से सूर्य जब अस्त हो रहा है, गाड़ी अगर कोई जाए तो उसकी जो धूल उड़ती है, जो मिट्टी की जो धूल उड़ती है, ऐसा लगता है ऐरावत हाथी बन गया, उसकी आकृति आती। वो सुंदरता आपको कहाँ मिलेगी? तो गांव में मिलेगी। शहरों में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि शहर में तो गाड़ी की आवाज़ें होती है, दुकानों की, बाज़ारों की, ऐसे साउंड सुनने को मिलती है। और वो जो धूल है उसकी तो सुंदरता अलग ही सुंदरता है। एक सुंदर फूल में जब धूल पड़ती है पंखुड़ियों में तो उसमें एक अलग ही एक कलाकृति दिखती है। वैसे एक शिशु में भी पड़ती है तो वो सुंदर, उसका एक अलग ही दिखता है नज़ारा, एक अलग ही उसका चित्रण होता है। तो गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहर के बाटे नहीं पड़ती। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता निमंत्रण पद में गोधूली की वेला में आने का आग्रह किया गया, लेकिन शहर में धूल धकड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। तो लेखक ने कहा है कि जो गोधूली यानी इवनिंग की जो सुंदरता होती है, उन सुंदरता में कई कवियों ने कई कहानियाँ, कई माने कि कलम तोड़ दी। कितने सारी कहानी, कितने सारी कविताएं रचना की उसकी सुंदरता पर वो जो सुंदरता है, वो सुंदरता जैसे कि इवनिंग में ही किसी को बुलाया जाता है, इवनिंग में ही निमंत्रण देता है, उसकी एक अलग माधुर्य, उसकी अलग ही उस समय का वातावरण अलग ही हो जाता है। तो वो तो गांव में मिलती, लेकिन शहरों में कहाँ।
शहरों में तो अलग ही जिंदगी होती है। गांव में आप देखोगे, शहर में गाड़ी मोटर की आवाज़ें होती है, लेकिन गांव में क्या होती है, गोपालों की पदों की धूली, जैसे कि ये गाय, ये लोग गाय जब चल के रिटर्न आती है तो उसके पेड़ों की छाप, उससे जो उड़ती है वो धूल, तो वो अलग ही सुंदरता है। आप इमेजिन करो, अपने दिमाग में करो, हाँ, गाँव का नज़ारा है, पशु सब इवनिंग टाइम में चढ़ कर आ रहे, पेड़ है, सनसेट हो रहा है, ऐसे करके बाहर गाय बकरी सब आ रहे हैं, उसकी प्राकृतिक सुंदरता कितनी होती है, क्या वो शहरों में मिलेगी? वो शहरों में नहीं मिलेगी। तो यहाँ में कह रहे हैं कि यहाँ में लेखक बोल रहे हैं कि जो धूल है उसकी महत्ता अलग ही है, अलग ही उसकी इम्पोर्टेंट। जबकि जब एक योद्धा अगर कहीं लड़ने जाता है तो वो अपने देश की मिट्टी को, अपने देश की मिट्टी को लेकर वो माथे से लगाता है, उसे एक अलग ही शक्ति मिलती है। जैसे कि हमें कहा गया है कि यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथिका की धूली को चूमी थी। जो यूलिसिस था वो अब बाहर से आया तो उसने अपने माथे से अपने देश इथिका के उसने धूल को लगाकर चूमा था। यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसे श्रद्धा से धूल को स्पर्श किया। यूक्रेन का एक सैनिक था और वो जब आया अपने देश में तो उसने बहुत श्रद्धा से अपना देश का जो मिट्टी को उसने स्पर्श किया था, माने पूरा भक्ति से माने कि जब आप अपने देश में उतना नहीं है, लेकिन आप दूसरे देश में चले जाओगे तब अपने देश की जो इम्पोर्टेंस है आपको तब पता चलेगी। तो कहते हैं कि एक जो सती स्त्री होती है, सती स्त्री जो अपने पति को बहुत प्यार करती है, अब उसका पति अगर जाता है, उसके पति के पद चापों से, उसके पैर के चापों को उसको लेकर वो माथे में लगाती है और वो उससे भी उसे शक्ति मिली, वो उसके प्रति श्रद्धा भक्ति वो दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ में कवि कह रहे हैं कि धूल, धूली, धूरी, धूली, धूरी आदि व्यंजना अलग अलग है, जो ये शब्द है अलग अलग है। धूल जो है हमारा जीवन का यथार्थवादी गद है और धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसका वास्तविक संदिग्ध है। तो यहाँ में इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग रूप में कवि ने दिखाया, लेखक ने दिखाया हमें। ठीक है, इन सब का रंग, पर इन सब का जो रंग है उन्होंने कहा अलग अलग है, पर इनका सबका जो रिलेटेड एक ही है ना। भिन्नता अलग अलग है इसका रंग, लेकिन एक है। जैसे कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी जो काली है, पीली है, लाल है, तरह तरह की मिट्टी हम लोग को मिलती है, लेकिन उसका एक रंग क्या है, वो मिट्टी है ना, मिट्टी है। तो यहाँ में लेखक कहते हैं हमारी देशभक्ति धूल के माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। तो लेखक हमें ये पाठ के जरिए ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारी जो सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता के लोग, हमारे जो बच्चे हैं, हाँ, कम से कम देशभक्ति धूले को, माने कि अपने देशभक्ति प्रदर्शित करके वे धूल को कम से कम माथे से ना लगाए तो कम से कम इस मिट्टी में पैर तो दे। क्योंकि हमारी सभ्यता के लोग धूल मिट्टी में पैर भी नहीं देते। आजकल का जनरेशन ऐसा सोचते खाली पैर भी, नंगे पैर भी जाएंगे धूल में तो गंदे हो जाएंगे, जबकि उसे नंगे मिट्टी में चलना, जिसका स्पर्श लेना चाहिए, वो सोचते हैं मैले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उससे तो हमें एक शक्ति मिलती है। क्योंकि देखो जो बड़े बड़े हमारी सभ्यता आसमान को छूना चाहती है, वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, वो निकल कर क्या है, चप्पल उप्पल पहनते हैं, बड़े बड़े मकान में रहते और निकलते ही वो गाड़ी में बैठ जाते, तो उनका तो मिट्टी से टच, स्पर्श ही नहीं होता। तो लेखक का कहने का तात्पर्य कम से कम हमारी सभ्यता के लोग इसे माथे से ना लगाए तो कम से कम उसमें पैर तो रखे। इसको हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में एक धूल ही दिखाई देती है। अगर हीरा धूल से भरा है तो उसको हम लोग, आज की जो सभ्यता है उसको छूना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन कांच जो है वो टूट जाएगी, चमचमाया है तो उसको छूना जरूर पसंद करेगी। वो असली चीज क्या है, असली
शक्ति क्या है, असली चीज़ मतलब क्या है, वो चीज़ वो पहचाने, वो उसे समझे, उन कांच के पीछे ना जाए, वो हीरे को पहचाने। असली जो चीज़ है जिससे हमें हमारा जीवन सार्थक है, हमें शक्ति मिलती है, हाँ, हमारा सब कुछ जीवन उस पर निर्भर है, तो उसको पहचाने। तो लेखक यही पाठ के जरिए आज के जनरेशन के लोगों को बदल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने भी यही कहा, हीरा वही जो घने घन चोट ना टूटे, वे उचक कर चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहे, तब हम हीरे की लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना। अगर असली में अगर आप पहचान जाओगे असली हीरा क्या है, मिट्टी से जुड़ने से पता चलेगा ना, मिट्टी की इम्पोर्टेंस क्या, उसकी महत्ता क्या, उससे जुड़कर ही हम समझेंगे, है ना। तो अगर आज का जनरेशन जैसे कांच चमचमाता कांच के पीछे भागता है, असली हीरा को नहीं पहचानता, असली हीरा को तो जितना भी मारोगे तो वो नहीं टूट, लेकिन कांच को मारोगे तो टूट जाएगा। अगर इस चीज़ को वो समझ जाएंगे, जो दिखावा और जो असली चीज़ में क्या है, तो फ़र्क अगर ये समझ जाएंगे तो कभी भी इस धूल को वो घृणा नहीं करेंगे और वो ज़रूर माथे से लगाएंगे। तो इस पाठ के जरिए हमें लेखक ने विभिन्न उदाहरण देकर ये समझाया कि हम धूल की इम्पोर्टेंस को समझें, उसकी महत्ता को समझें और धूल को हम घृणा ना करें, क्योंकि धूल जो है मिट्टी की आभा है, मिट्टी से निकले हैं और हमारा जीवन मिट्टी पर ही निर्भर है और मिट्टी से ही जुड़ा है। आज मिट्टी से हम बने, कल मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो इस तरह लेखक ने यहाँ धूल पाठ के जरिए हमें मिट्टी की इम्पोर्टेंस और धूल की इम्पोर्टेंस बताया और जाके हम इससे जुड़े और इसे घृणा की दृष्टि से ना देखें। तो आप इसे समझिए और इससे जुड़ी जो भी प्रश्न हैं आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।